कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम के एक लड़के से, जो एक दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा के लिए बदल जाता है। एक दिन जब एरिक अपने घर लौटता है तो उसे वहां एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। उसका प्यारा घोड़ा, जो उसके लिए सब कुछ था, खेत में लोहे की तारों में बुरी तरह से फंसा हुआ था और तड़प रहा था। एरिक की माँ उस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ी थी और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। एरिक खुद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटीले तारों को हटाते वक्त उसके दोनों हाथों में गहरे जख्म हो जाते हैं। वह अपने घोड़े को बचा नहीं पाता और यह दर्दनाक मंजर उसकी जिंदगी पर ऐसा असर छोड़ जाता है कि वह 15 साल बाद भी उस दिन को भूल नहीं पाया। हर रात उसे वह घोड़ा सपनों में दिखता है, तड़पता हुआ, और खुद को वह बेबस महसूस करता है। अब कहानी हमें ले जाती है 15 साल आगे, जहां हमें एक नई किरदार से मिलवाया जाता है। उसका नाम है शैली। एक दिन शैली को उसकी दोस्त जेड का एक अजीब वीडियो मैसेज आता है। जब वह वीडियो प्ले करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो विनोसेंट नाम के एक ताकतवर और खतरनाक आदमी की पोल खोल सकते थे। जेड चाहती थी कि वह दुनिया को उसकी सच्चाई बताएं और उससे बदला ले, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें शहर छोड़कर भागना ही समझदारी थी। जेड ने शैली को सख्त हिदायत दी थी कि वह किसी से ना मिले, न बात करें, लेकिन खतरा पहले ही आ चुका था। जैसे ही जेड अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक महिला जिसका नाम मैरियन है उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि उसने आखिरी कॉल किससे की थी। इसके बाद जेड को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है और सारे सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। अब बारी थी शैली की। उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसका है। वह डर जाती है और मदद के लिए डोम नाम के लड़के को फोन करती है, लेकिन डोम उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद शैली फौरन अपना घर छोड़ देती है और अंधेरे में भागने लगती है। भागते हुए उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह बचने की कोशिश करती है तो गलती से कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसका बैग जमीन पर गिर जाता है। पुलिस उसकी मदद करने ही वाली होती है, लेकिन उनकी नजर नीचे गिरे ड्रग्स पर पड़ जाती है। अब बात और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके पास पाए गए ड्रग्स के कारण उसे गैर कानूनी नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ड्रग्स की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उसे जेल के बजाय एक सुधार गृह यानी रिहैब सेंटर में भेज दिया जाता है। लेकिन शैली को नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। अब कहानी में हम देखते हैं एरिक को, जो अब बड़ा हो चुका है। उसका बचपन भी तकलीफों से भरा था, क्योंकि उसकी माँ शराब की लत में डूबी रहती थी। धीरे धीरे एरिक भी नशे की गिरफ्त में आ गया। उसने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बच गया। रिहब सेंटर में भी उसका समय आसान नहीं था। वहां के लोग उसे तंग करते थे, लेकिन एरिक चुप रहता था, क्योंकि उसके लिए यह सब तकलीफें नई नहीं थी। एक रात वह फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर शैली पर पड़ती है। पहली ही नजर में शैली उसे पसंद आने लगती है और फिर एरिक अपना सुसाइड का प्लान छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें विंसेंट दिखता है, जो एक ओपेरा हाउस का मालिक है। इसी पहचान के पीछे वह अपने असली कामों को छुपाता है। असल में वह एक खतरनाक आदमी है जो क्राइम की दुनिया को चुपचाप कंट्रोल करता है। मैरियन आकर बताती है कि उन्होंने जेड को ढूंढ लिया है। यह सुनते ही विंसेंट सब कुछ छोड़कर उसके पास जाता है। वह जेड से पूछता है कि उसकी दोस्त शैली कहाँ है। जेड बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि शैली अब कहाँ है। फिर विंसेंट कहता है, मैंने पिछले 100 सालों में तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को मारा है। उसका कहना था कि वह बुरे लोगों को मारना चाहता है, लेकिन नर्क में उन सभी की जगह पहले से तय है। इसके बाद वह कबूल करता है कि उसने शैतान से सौदा किया है और नर्क जाने से बचने के लिए वह मासूम लोगों की आत्माओं को वहां भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन विंसेंट उसके कान में कुछ अजीब शब्द बोलता है। अचानक जेड अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देती है और एक धारदार औजार से खुद की गला काटकर जान ले लेती है। फिर विंसेंट उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ दोहराता है और उसकी आत्मा को नर्क में भेज देता है। उधर शैली इन सब से पूरी तरह अनजान होती है। उसे लगता है कि रिहब सेंटर में वह अब सुरक्षित है। शैली अब एरिक को नोटिस करने लगती है। रिहब में लड़के और लड़कियों का बात करना मना होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से नजरों और इशारों से बातें करने लगते हैं।